अब होगा सचिन बनाम सतीश में मुकाबला। तो उधर गहलोत बनाम चंद्रशेखर भी बना है मुकाबला। पहले उपचुनाव में होगी परीक्षा, तो उधर उपचुनाव सरकार के बनने के बाद जनता का रुख भी करेगी तय। लेकिन क्या पायलट भर पाएंगे उड़ान, या फिर पुनिया की दौड़ेगी गाड़ी? राजस्थान प्रदेश में एक बार फिर चुनावी माहौल तैयार है। पहले उपचुनाव होना है, तो वहीं इसके बाद निकाय चुनाव भी मुंह बाए खड़े हैं। राजस्थान में इन चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला तो होना ही है, लेकिन इससे बढ़कर कांग्रेस के कप्तान सचिन पायलट का हाल ही में भाजपा के कप्तान का पद संभाले सतीश पुनिया से होना है। मुकाबला रोचक भी है, लेकिन इस बीच अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को भी जनता का पहला फैसला मिलेगा। तो वहीं भाजपा से संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की उपचुनाव में एक बार फिर से कड़ी परीक्षा होनी है। पार्टियों के लिए जीत की जद्दोजहद से पहले टिकट वितरण बड़ा मुद्दा होगा। खासतौर पर टिकट की लंबी लाइन भी पार्टी के लिए परीक्षा की घड़ी से कम नहीं होगी। लेकिन सचिन पायलट ने इस दौरान जीत का दावा किया है। 9 महीने में हम लोगों ने जो काम किया, जनता उसको पसंद कर रही है। निकाय के चुनाव हैं 52 जगह पर, नवंबर में होंगे। उस पर अभी अच्छी चर्चा हुई है, सबने सुझाव दिए हैं और हमने कहा जो हमारे प्रभारी मंत्री जिलों के हैं, उनके साथ साथ जो संगठन पीसीसी के ऑफिस बेयरर्स हैं, वो सब दोनों साथ जाकर जिले में पूरा मामले को संभालेंगे, प्रचार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जो जिन व्यक्तियों को चुनाव में उतारना है उसकी समीक्षा करेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश की सरकार के जो नुमाइंदे हैं, हम सब मिलकर एक अच्छा चुनाव लड़कर जनता का विश्वास हासिल करेंगे। इस पर हमने विस्तार से चर्चा करी है। चर्चा चल रही है अभी, सीधे हो या अप्रत्यक्ष हो। अभी धारीवाल जी की कमेटी जो है वो इसको फीडबैक ले रही है। जो हमारे कार्यकर्ताओं की भावना होगी उसके अकॉर्डिंग टू फैसला होगा। मतलब ये विकल्प है सर इस पे, है ना? कार्यकर्ता सुप्रीम होते हैं, कार्यकर्ता कहेंगे वो काम सरकार करेगी। पेट्रोल और प्याज का होगा मुद्दा। भाजपा के लिए बढ़ते पेट्रोल के दाम बन सकते हैं चुनौती, तो प्याज के दाम कांग्रेस सरकार के लिए बन सकते हैं मुसीबत। धारा 370 को भाजपा बनाएगी मुद्दा, तो बढ़ती महंगाई को कांग्रेस रखेगी जनता के बीच। हालांकि इन चुनावों से पहले भाजपा ने 370 के मुद्दे को भुनाने की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए पार्टी ने राज्यों के केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी तय कर दिए हैं। हाल ही में 370 पर भाजपा के जन जागरण अभियान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनता के बीच मैसेज भी देने की कोशिश की, लेकिन बढ़ती महंगाई में पेट्रोल के बढ़ते दाम भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो उधर प्याज के दाम भी कांग्रेस के लिए कम समस्या खड़ी नहीं कर रही। यूं देखा जाए तो निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन भाजपा 370 का दांव यहां भी खेलेगी। तो वहीं कांग्रेस बढ़ती महंगाई, आर्थिक मंदी जैसे मुद्दों को अभी से उठा रही है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने चुनावी मुहिम में जीत का दावा भी किया है। थूक कर चाटना कांग्रेस की पुरानी आदत है और बहुत दुविधा में रहते हैं, बहुत परेशानी में है। राज संभल नहीं रहा है। न तो किसी तरीके से जिस जन घोषणा पत्र में इन्होंने एक अच्छी गवर्नेंस की कल्पना दी थी राजस्थान को, वो भी सारा समय तुष्टीकरण में, सारा समय सियासत में, सारा समय तिगड़न में, सारा समय जुगाड़ में। तो ये वानगी 10 महीनों में राजस्थान की जनता ने ठीक से देख ली है। मुद्दा महंगाई हुआ तो कांग्रेस और भाजपा के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि पेट्रोल के बढ़े दामों को विपक्ष में रहते भाजपा मुद्दा बना चुकी है। तो उधर प्याज के दामों ने भी कई बार सरकारों के छिलके उतार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के लिए अब परीक्षा की घड़ी कही जा सकती है, जिसमें कौन पास होता है ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं योगेंद्र। आपने मजमून देखा कि राजस्थान में चुनावी चुनौती सामने है और यह चुनौती भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच सीधी सीधी दिखाई देती है। बेशक खींवसर सीट लाइंस में जाने की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन अभी कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से अंडर प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको देख करके लगता है कि बीजेपी भी कैंडिडेट उतार सकती है। हालांकि
दोनों बातें बोली हैं सतीश पूनिया ने कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं और यह भी कहा है कि हम गठबंधन धर्म निभाने में विश्वास करते हैं। देखते हैं होता क्या है, लेकिन फिलहाल तो यह कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती सामने है। चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त सीपीएम नेता भंवर सिंह शेखावत जुड़े हुए हैं। भंवर जी, राजस्थान में आने वाले दिन सियासी दृष्टि से देखे बड़े महत्वपूर्ण है। 21 अक्टूबर को पहले बाई इलेक्शन होगा 2 सीट के लिए, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसके बाद नवंबर में ही, यानी कि 1 महीने के अंतराल की बात रहेगी, लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे जो महत्वपूर्ण है। 6 निगम प्रदेश में 7 हैं, सभी संभाग मुख्यालयों को निगम बना रखा है, लेकिन 6 जगह होंगे जब अजमेर को छोड़ करके, कुल 52 स्थानों पर, लेकिन वह 52 स्थान काफी महत्वपूर्ण है जहां चुनाव होना है। प्रदेश का एक मैसेज जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं इसे? अब देख रहे हैं कि अभी 2 उपचुनाव है, देश में काफी सारा उपचुनाव भी है इस बार, और उन उपचुनाव में करीब 64 सीट है जिन पर उपचुनाव होना है देश भर के अंदर विधानसभाओं का, और राजस्थान की भी 2 सीट है, मंडावा और खींवसर। ये दोनों सीट पर सरकार की तो परीक्षा है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की भी परीक्षा होगी। इसके अंदर केंद्र सरकार जो है उसकी भी नीतियों का पता चलेगा कि लोग उससे कितना खुश हैं या कितना नाराज है। आप देखते हैं कि बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जो आम चीज है आम आदमी के लिए, प्याज आज वो 60 रुपए किलो हो गया है, आज जो लहसुन है वो 50 रुपए पाव हो गया है। इसी तरह से पेट्रोल के दाम आज जयपुर में 80 रुपए लीटर है, और डीजल के दाम 72 से 74 रुपए लीटर बिक रहा है। तो ये सब जो फैक्टर है, ये सारा का सारा काम करेगा इन चुनावों के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र सरकार जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है, उसकी वजह से जो आम आदमी का जीना दूभर है, साथ ही साथ पूरा जो मंदी बाजार में छाई हुई है, आज हर क्षेत्र में, चाहे कपड़े की दुकान हो, ऑटोमोबाइल की दुकानें हैं, तमाम इंडस्ट्रीज है, तमाम आम उपभोक्ता जो वस्तुएं हैं उनकी दुकान पे कबूतर उड़ रहे हैं, और वो सब के सब व्यापारी परेशान है बहुत बुरी तरह से। ये हालत व्यापारियों की बनी हुई है। लेकिन ये बताइए कि क्या लोकल चुनाव पे इसका कोई असर देखा जाएगा? स्थानीय जो चुनाव निगम का होने जा रहा है उसमें ज्यादातर जो चीजें देखी जाती है वो आप देखते हैं, एक तो ये लोग ज्यादा समझते हैं कि सरकार के साथ जुड़ करके हम अपना विकास करा सकते हैं, तो अधिकतर ज्यादातर हम ये देखते हैं निकाय चुनाव में ऐसा होता है कि जिसकी सरकार होती है ज्यादातर उनके पक्ष में ज्यादा फायदा इसलिए होता है कि सरकार से मिलकर रहेंगे तो हमारा विकास संभव होगा। तो ये अभी आपने देखा 6 विधायकों को जो बीएसपी को तोड़ा है, वो भी एक यही उद्देश्य रहा कि कोई विपक्ष में ना रहे, और उनका भी यही कहना था साहब हम सत्ता के साथ भागीदार इसलिए बने कि हम उनको विरोध कैसे करें जब हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लोग जो माहौल बनाया, तो उसके स्थानीय चुनाव में मुख्य जो समस्या रहती है वो पानी, बिजली, सड़क, सीवर लाइन। अभी भी जयपुर में बहुत बड़ी मुसीबत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पानी बहुत बड़ी समस्या है। अभी जरूर बीसलपुर का जो पानी बहुत ज्यादा इस समय बाहर जा रहा है, तो बहुत इलाकों में पानी अभी इस समय बहुत अच्छी सप्लाई हो रही है और पानी खूब पीने को मिल रहा है इस समय बीसलपुर की जहां की सप्लाई है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जयपुर का जो प्रकोटे से बाहर का हिस्सा, ये जो ग्रामीण इलाका जो जयपुर से जुड़ा है, उसमें पानी की बहुत बड़ी भारी किल्लत है। मैं जिस कॉलोनी में वैशाली से केवल 100 मीटर आगे रहता हूं, वहां पर भी पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। जमीन में पानी बहुत गहरा चले गया है और पानी पीने को नहीं मिल रहा, लोगों को टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। सरकार ने पृथ्वीराज नगर में जो बहुत बड़ा इलाका है उसमें अभी योजना जरूर बनाई है, लेकिन कहा 3 साल लगेंगे। 3 साल में तो लोगों की हालत खराब हो जाएगी। अभी से इस सर्दी में टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं, तो गर्मी में तो बहुत बुरी हालत थी। सरकार ने पेयजल के बारे में जयपुर का भी अच्छा मास्टर प्लान नहीं बनाया जो सरकार को बनाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे, पश्चिम राजस्थान वगैरह में, वहां पर भी बहुत बुरी हालत है कि पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश के अंदर। चलिए ये देखिए, मुझे जो लगता है यह जो चुनाव आएगा, देखिए पानी, बिजली, सड़क, बेरोजगारी, महंगाई हमेशा मुद्दे रहे हैं, लेकिन यह जो चुनाव है उसमें मुझे जो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है, बीजेपी ऐसा लगता है कि राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगी। लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा जिसको बुनाने की कोशिश करेगी बीजेपी वह होगा धारा 370, आर्टिकल 370, अनुच्छेद 3 तलाक को भी बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, 370 को ज्यादा, 35A को ज्यादा। ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, और हो सकता है पुलवामा में भी सामने आए, क्योंकि जब नितिन गडकरी एक दिन पहले ही जब बिरला ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध नागरिकों के सम्मेलन को संबोधित करके गए हैं,
तो उसमें साफ संकेत बीजेपी को जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि 370 आने वाले दिनों के लिए एक बड़ा और प्रभावी मुद्दे के रूप में बीजेपी से बनाने की पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। इन्होंने यात्रा भी निकालने का अभी 2 अक्टूबर से इनके सांसदों ने तय किया है कि हम इस पे यात्रा निकालेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं धारा 370 से आम आदमी को क्या बेनिफिट होने वाला? क्या भारत का रेस्ट ऑफ इंडिया का जो नागरिक है क्या वहां जमीन खरीदेगा? आप जाकर के क्या वो ब्याह शादी वहां कर पाएगा उस समाज के अंदर? तो ये जो 2 चीज है उसको क्या लेके आम आदमी को अब समझ में आ गया कि धारा 370 से कोई भला होने वाला नहीं है। केवल ये एक मुद्दा बना है जो हिंदू मुस्लिम पर आधारित है। ठीक है, वहां भारत का झंडा है, 90% तो उसकी जो धाराएं थी उनको डाइल्यूट कर ही चुके थे पहले से ही। कांग्रेस सरकार रही इतने सालों में, उन्होंने उसको काफी हद तक जो है डाइल्यूट कर दिया था। अब बचा था क्या? वहां पर जो है स्त्रियों के अधिकार को लेकर बात थी और जमीन बेचने को। तो जमीन को लेकर के जो जिसको ये कह रहे हैं कि जमीन कोई भी प्लॉट खरीद सकता है, वहां की भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट इकाई है उसने भी इसका विरोध कर दिया है कि हम यहां किसी को जमीन नहीं खरीदने देंगे। यहां कोई तमाशा नहीं है कि जो आप आके जमीन खरीद लोगे, हमारी विधानसभा जैसे ही बनी हम इस कानून को बदल देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का, जैसे आपने देखा अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट जो गडकरी जी का है उसकी हवा उन्हीं के लोगों ने निकाल दी। वो और विपक्ष पे पहले हमलावर थे, लेकिन उनके खुद के जो राज्य हैं उन सब ने हवा निकाल दी, क्योंकि इतना भारी जुर्माना आम आदमी के ऊपर सहनीय नहीं है। आज राजस्थान में भी नहीं किया, इवन जहां चुनाव है उनके वो घबरा गए खुद ही कि महाराष्ट्र में उनके लोग घबरा गए, गुजरात में घबरा रहे हैं, अन्य राज्यों में जहां चुनाव हरियाणा में है उन्होंने मना कर दिया, लागू नहीं करेंगे। वापस आऊंगा आपके पास में। सुशील शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जयपुर नगर निगम के पार्षद हैं, वरिष्ठ पार्षद कहूंगा मैं इनको। सुशील जी, चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं, मुद्दा हमारा चुनावी चुनौतियां हैं इस वक्त, और राजस्थान में 2 बाई इलेक्शन है असेंबली के लिए और बाकी निकाय चुनाव 52 जगह पे होंगे, जिसमें से 6 प्रमुख निगम है। हालांकि प्रदेश में 7 नगर निगम है, लेकिन 6 जगह चुनाव होना है, जिसमें राजधानी जयपुर भी शामिल है जहां होना है। आपका बड़ा एक एक्सपीरियंस रहा है इस चुनाव में, बीजेपी के सामने और कांग्रेस के सामने चुनौतियां क्या आ सकती हैं? देखिए सर, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस सत्ता में है और बीजेपी सत्ता से बाहर है। बीजेपी सत्ता के लिए ताफड़ा तोड़ेगी और सारे प्रयास करेगी जितना करना चाहिए जी, लेकिन बीजेपी को लगता है कि चलिए राजस्थान से तो बाहर, हम देश में तो सत्ता में हैं, हम उसी से काम चलाएंगे। आप ठीक कह रहे हो, देश में सत्ता में है बीजेपी, लेकिन देश की सत्ता का नेचुरली ये वही बात मैं आपको बताऊं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे का है वो तो अलग बात है। ये जो लोकल चुनाव होंगे या बाई इलेक्शन होंगे, राजस्थान में बाई इलेक्शन दोनों की दोनों कांग्रेस जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कारण ये है कि सत्ता में है, और निकाय चुनाव में भी ये पूरा प्रयास करेंगे। अभी जैसे अभी अमेंडमेंट हुआ है 3 मिनट पहले ही कि मेयर पहले डायरेक्ट था, अब इनडायरेक्ट हो रहा है। अच्छा, हो गया ये? हाँ, ये चलिए, आपने जानकारी दे दी हमें, शुक्रिया आपका। अभी धारीवाल जी के यहाँ से आदेश हुआ है, हो सकता है पब्लिश नहीं हुआ, सुबह तक आ जाएगा आपके पास, अभी आ जाएगा वैसे 5-4 मिनट में। लेकिन ये सारा वो काम करेंगे कि सत्ता में आने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, ये बात मान के चलो कि नगर निगम के चुनाव जीतने इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सारी ताकत लगा देंगे। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ है ये भी इसी का लेके उद्देश्य को हुआ है। अभी वार्डों का परिसीमन हुआ वो भी इसी उद्देश्य को लेके हुआ है, और एन केन प्रकार नगर निगम बनाने का ही निगम का उद्देश्य रहेगा कांग्रेस का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कहीं कम नहीं रहेगी, वो केंद्र की सरकार का पूरा उपयोग करेगी और वो हाथ पैर पूरे मारेगी कि कैसे न कैसे इनसे निगम छीन ले हम। तो मैं समझता हूं कि अभी चुनौतियां तो बहुत सारी सरकार के पास भी है, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं पाई अभी 4-6 महीने तक, और जिस ढंग की हार हुई एमपी के चुनाव में उससे कांग्रेस को धक्का तो लगा है। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो झगड़ा है उस जग जाहिर है, तो यहाँ भी वो दखलंदाजी करेंगे निश्चित रूप से, केंद्र दखलंदाजी, उसका नुकसान हो सकता है। हाँ, उसका नुकसान होगा। लेकिन अगर बात बीजेपी के लिए की जाए, बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं? बीजेपी के सामने नया अध्यक्ष बना है, वो भी अभी स्वीकार किया नहीं किया ऐसी असमंजस की स्थिति में है। मान लिया पूनिया जी को इन्होंने बढ़ा तो दिया, लेकिन ये तो सारा का सारा वहां ऊपर से केंद्र से निर्धारित होता है, ये तो खाली नाम मात्र के मोहरे होते हैं। यहाँ तो वो पूरा सेंट्रल फोकस करेगा और ये इनको निर्देश देंगे। लेकिन पार्षद के चुनाव में भी सेंट्रल का कितना दखल होगा? नहीं रहेगा, कोई ज्यादा नहीं रहेगा, वो लोकल मुद्दे रहेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो 370 और इसका प्रचार करा के वो कहेंगे हम देशभक्त हैं, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, और आप इनको दे दोगे फिर नहीं करोगे, तो ये देशभक्ति खत्म हो जाएगी। तो आप लोग एक तरह से दोनों पार्टियां हाथ पैर मारेंगी, और चुनौतियां दोनों पार्टियों के सामने है। ये नहीं सोच लें कि हम कर ही लेंगे। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि ये 370 के बाद में जो माहौल बना रहे हैं कि हम इसके सारे ही जीत जाएंगे, तो ये संभव नहीं, क्योंकि अभी
आम आदमी के हालात मैं देखता हूँ, मैं बहुत नीचे के स्तर का नेता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ। मैं आपको बताऊं कि हालात ये है कि लोगों की रोटी रोजी की समस्या हो रही है। मतलब सुबह खाली तो शाम की व्यवस्था नहीं होती, पैसा मार्केट के अंदर है नहीं, दुकानदार सारे तराई कर रहे हैं, तो इसलिए मामला तो गंभीर है जी। लेकिन पब्लिक के बीच किस तरह का रिएक्शन है? इलेक्शन पे फोकस है या रोजी रोटी पे फोकस है अभी? देखो, इलेक्शन पर मेरे को नहीं लगा आज कोई इलेक्शन। अभी एक कोई कार्यक्रम 2-3 हमने कराए थे और हमने देखा कि लोगों का रुझान ही नहीं है। लोग अपनी पेट की लड़ाई, पहले रोटी की तलाश है, पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं और हालात बड़े गंभीर स्थिति में गुजर रहे हैं। सही बात। निश्चित रूप से मैं आपको कहूंगा, अभी ये पेंशन वेंशन का मामला सारा रुका पड़ा है। हमारे पास लोकल लेवल के लोग आते हैं, मेरी पेंशन नहीं मिली, 70-80 साल की डोकरी, उसको वो कर दिया। और ये अभी भामाशाह को इन्होंने बंद कर दिया, और वो कौन सी स्वाभिमान, क्या आयुष्मान भारत लिया है। अब वो आयुष्मान भारत इनसे लागू नहीं हो पा रहा है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा गड़बड़ जाला हो रहा है। तो चुनौतियां दोनों के सामने, दोनों गंभीर हैं दोनों। जी। और मैं तो देखो कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट जीत के आता हूँ। मेरे को जनता से जुड़ा। आपके और वार्ड की क्या पोजीशन है आपके? वार्ड मेरे 4 वार्ड था, उसके 2 टुकड़े हो गए, दोनों महिलाओं के लिए रिजर्व हो गए। ओहो, आपके लिए बड़ी मुसीबत हो गई। लेकिन मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं है, महिला को लड़ाएंगे, वाइफ को लड़ाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। मैं भंवर जी आपके पास में वापस आना चाहूंगा। मैं एक बार, देखिए, मुद्दों की बात होती है कि मुद्दे, लेकिन ये बात ठीक है कि 2 बाई इलेक्शन जो होंगे ये भी, क्योंकि नेक टू नेक पोजीशन होती है इन इलेक्शंस में, और या तो आपकी लोकप्रियता इतनी हो कि कोई भी सामने चुनाव लड़े आपको जीतना ही है, या फिर ये पोजीशन होती है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। चाहे गैप भी हो तो भी ये लगता है कि लास्ट मोमेंट तक एक वोटर तक जाने की यही वजह होती है कि वहां वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ जाता है। और दूसरी कुछ स्थितियां बनती हैं, वहां गहमा गहमी भी इस तरह की होती है। अब तो खैर ट्रेंड बदल गया है, पहले मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, आज से बात मैं करूं जब बहुत छोटे बच्चे थे, तो बाई इलेक्शन पे एक देश के व्यक्ति की निगाह होती है कि फलानी जगह बाई इलेक्शन है, वहां क्या पोजीशन रही है, तो एक मैसेज जाता था। अब इतना नहीं है कि ठीक है 2 जगह बाई इलेक्शन है, हो जाएगा, तो ये लोकलाइज होगा काफी। लेकिन जैसे बीजेपी का मैं कह रहा हूं, ये बात 370 एक बड़ा मुद्दा बनाएगी बीजेपी, और इसी को एक आधार भी बना सकते हैं कि चुनाव लड़ने के। लेकिन दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती कहूंगा, इधर सचिन पायलट के और चंद्रशेखर जो महामंत्री हैं संगठन, उनके सामने भी चुनौती होगी, और इधर सचिन पायलट अशोक गहलोत के सामने भी चुनौती होगी। नहीं, इसमें निश्चित है कि 2 जो उपचुनाव होंगे ना, इसमें ज्यादा जोर लगाने का प्रयास तो जो विपक्ष है ना वो कोशिश करेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि कैसे न कैसे हम ये सीटें जीत लें, जिससे कुछ माहौल हमारे पक्ष में बन जाए। लेकिन माहौल इसलिए पक्ष में नहीं बनेगा क्योंकि 370 को आम आदमी पहचान चुका है कि 370 से होना क्या है। क्योंकि पुलवामा के आज तक अपराधियों की कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, उसकी जांच कमेटी भी नहीं बनाई इन लोगों ने कि पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ, इतने हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन उसके ऊपर कोई कमेटी नहीं बनाना, उसकी जांच पड़ताल नहीं करना। ऐसे साइलेंट हो गए जैसे कुछ हुआ नहीं देश के अंदर। बस चुनाव हो गया, अब मामला खत्म हो गया, पाकिस्तान का मामला, चुनाव हो गया, खत्म हो गया। तो ये जो परिस्थिति आम आदमी अब समझने लगा है, जो व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। कल आपने देखा मोदी जी ने ट्रंप का भी जाके प्रचार कर दिया कि अब की बार ट्रंप की सरकार, तो वो ट्रंप जी को और हराएंगे वहां पे अमेरिका के अंदर। लोगों का विरोध होना शुरू हो गया कि हमारे चुनाव में मोदी जी का क्या, वो भारतीयों के प्रति भी एक अच्छी भावना नहीं खड़ी करेंगे। तो ये जो बार बार जो केंद्र सरकार 370 जो ले रही आर्टिकल 370 लेने का, होशियार आदमी है, वो बहुत तरीके से काम करेगा। नहीं, वो ठीक बात है, वो तो हर एक करता ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आम आदमी अब ये समझता है ना, ये छोटा विधानसभा का चुनाव है जहां इंडिविजुअल कोशिश, भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये करेगी कि हम कैसे भी जीते। लेकिन इसलिए क्या है, लोग ये जानते हैं कि जिसकी सरकार है वो ज्यादा विकास में पैसा दे पाएगी, ज्यादा हमारी मदद कर पाएगी, के पास में जाना, इसलिए जो है वो ज्यादा रहेगा। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, चुनावी चुनौती राजस्थान में राजनीतिक दलों के सामने 2 बाई इलेक्शन है और एक जो स्थानीय निकाय के लिए चुनाव होने 52 जगह पे, इस चुनौती को आप किस तरह से देखते हैं? देखिएगा कि चुनाव की तारीखें घोषित हो गई है उपचुनाव को लेकर के, और उसके कैंडिडेट भी फाइनलाइज होने की स्थिति बन रही है। लेकिन राजस्थान के चुनाव में इस बार 2 बाई इलेक्शन जो हो रहा है उसमें निश्चित जातिवाद का बोलबाला है। एक तरफ भाजपा के नवनियुक्त खुद उस जाति से आते हैं, हाँ, जिसका दोनों जगह कैंडिडेट खड़े होने। अब यहाँ स्थिति ये बन रही है कि और अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों भी चाहेंगे कि इस सरकार से, उनकी सरकार के ऊपर पहली अग्नि परीक्षा है, और इस अग्नि परीक्षा को अगर पास नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से अंगुलियां उठेगी
सबसे ज्यादा तो उठेगी अशोक गहलोत के ऊपर। सचिन पायलट तो क्योंकि उसमें वो कह देंगे कि भाई मेरी स्थिति तो अभी छोटी भूमिका है मेरी। नहीं, छोटी भूमिका नहीं, अध्यक्ष क्योंकि वही है। आपके देखिएगा कैंडिडेट को तय करने का मामला अब अशोक गहलोत करते हैं या सचिन पायलट करते हैं, जो भी तय करेगा उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बनेगी। क्योंकि अभी तक बीजेपी भी पशु की स्थिति में बनी हुई है कि वो आरएलडी से समझौता कर पाती है नहीं कर पाती है। यदि समझौता करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से दोनों ही जगह इनको बचत होगी और चुनावी रणनीति में फायदा इजाफा हो सकता है। लेकिन सतीश पूनिया क्लियर कर चुके हैं ये कि हम गठबंधन धर्म के लिए जब वादा कर चुके हैं तो उसे जरूर निभाएंगे। देखिएगा कि तो फिर घोषणा कर दें कि हम इनको देते हैं खींवसर और बाकी मंडाओं पर हम चुनाव लड़ेंगे, अगर ये दमखम रखते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी जो पार्लियामेंट्री दल की बैठक होगी उसमें निश्चित रूप से निर्णय होगा। गठबंधन का निर्णय क्योंकि अमित शाह स्तर पे हुआ था, अब ये निर्णय प्रदेश स्तर पे पहले भी नहीं हुआ था और अब भी नहीं होगा निर्णय वहीं पर ही। लेकिन ये बात सही है कि सांसद आपको बना दिया, अब विधायक भी नहीं बनाएगी भाजपा, तो भाजपा के लिए भी एक चुनौती है कि वो इतनी शर्तों के आधार पर चुनाव लड़ेगी क्योंकि उनको लाज बचाए रखनी है। अगर नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से दो जाट कैंडिडेट खड़े होंगे तो कांग्रेस वहां दलित खड़ा करेगी और कोशिश करेगी निकाल ले। और मंडावर में तो क्योंकि दोनों ही सीटें सांसद थे वो जीत के चले गए, अब इनके ऊपर वहां पर किस कैंडिडेट को लाया जाए एक चुनौती है बीजेपी के सामने कि कैंडिडेट कौन होगा, किस प्रकार का हम, क्योंकि आज की सत्ता में है नहीं है। आपकी पूर्व मुख्यमंत्री इनको सहयोग कितना करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। तो विरोधाभास की स्थिति बीजेपी में है जी। कांग्रेस में भले ही होगी कुछ स्थिति, लेकिन कांग्रेस में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अपने आप को स्टैंड रखने के लिए, अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए, अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए, अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए कुछ भी करेंगे। उनको कुछ भी करना पड़ेगा क्योंकि वो मतदाता को रिझाने के लिए घोषणा भी कर सकते हैं अंदर से जाकर के, भाई हमने तो पानी के लिए तुम्हारे लिए कर दिया, बहुत सारी चीजें कर दी। लेकिन चुनाव निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये आने वाली दिशा तय करेगा कि जो चुनाव होंगे शहरी निकाय के, उसके बाद पंचायत के चुनाव होंगे, जो पार्टी जीतेगी वो निश्चित रूप से धरातल पर जाके कहेगी कि देखेगा कि हमारी रणनीति कितनी अच्छी है या हमारे केंद्र सरकार की। क्योंकि श्याम जी एक मेरा सवाल होगा, बड़ी चुनौती क्या लगता है आपको कांग्रेस के सामने है? क्योंकि देखिए अपोजिशन में है बीजेपी पूरी तरह से स्ट्रगल करेगी, या चाहे सीपीएम हो जहां अगर अपना वजूद कहीं होगी, चाहे बीएसपी, कोई भी पार्टी हो, लेकिन सत्ता के अंदर कांग्रेस है, तो बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के सामने होगी अभी। देखिए कि नवनियुक्त अध्यक्ष जाट समुदाय से आते हैं, दोनों ही उपचुनाव है, वो जाट कैंडिडेट लड़ेंगे चुनाव, तो हम उनका भी पहला परीक्षण है कि आप संगठन संभालने के लिए आपको भेजा है और संगठन इसलिए आपको, देखिए बिल्कुल स्ट्रेटेजी के तहत ही जाट को बनाया है क्योंकि चुनाव में दोनों सीटें जाट प्रभावित क्षेत्र है। एक जगह तो मुस्लिम प्रभाव डालेगा, दूसरी जगह आपके साथ दलित डालेगा। तो ये दोनों जगह अलग तरह का माहौल है। अब बीजेपी अपने कैंडिडेट को किस प्रकार से जिता पाने की स्थिति में बन पाएगी, क्योंकि उनके ऊपर चुनौती आ गई सामने। सरकार तो है ही, सरकार के सामने तो अग्नि परीक्षा है ही, क्योंकि वहां भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में विवाद का विषय है कि कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन संगठन को तरजीह। क्योंकि बीएसपी का जब मर्जन हुआ कांग्रेस में तो सचिन पायलट को पूछा तक भी नहीं गया, उनको पता भी नहीं था कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति ले ली गई। तो यहां भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति लेकर के क्या अशोक गहलोत अपने कैंडिडेटों को उतार करके अग्नि परीक्षा में पास हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, बहुत जल्दी तय हो पाएगा। 27 तारीख तक नॉमिनेशन किया जाना है, इसका मतलब आज या कल, आज रात 2 दिन शेष है, बीच में 2 दिन। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि बीजेपी या तो आज रात तक तय कर लेगी कि हमको गठबंधन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यदि गठबंधन कर लेते हैं तो बीजेपी का पलड़ा। चले मैं एक बार एक रिएक्शन छोटा सा, मैं पहले ब्रेक पे जाऊंगा, उससे पहले निमिषा जी से जानना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। निमिषा जी, ये चुनौती है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चुनाव हमेशा चुनौती रहती है। राजस्थान में 2 बाई इलेक्शन और लोकल बॉडीज के इलेक्शन है। ये चुनौती सतीश पूनिया जी के लिए इस बात को लेकर के है कि उन्हें अब एक अध्यक्ष के रूप में बैठाया है, तो एक चैलेंज है उनके सामने। योगेंद्र जी, लोकतंत्र का सबसे सुंदर पर्व जो है चुनाव होता है, और रही बात अभी उपचुनाव की और स्थानीय निकाय चुनाव की, जो कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सदैव
जनता के साथ, जनता के लिए, जनता के विश्वास के साथ कार्य करने की रही है, तो चुनौती तो उनके समकक्ष है जो वादे करके आए, वादों को धरातल पर नहीं उतार पाए, तो कथनियों करनी की खाई में पिटती हुई वर्तमान सरकार के समकक्ष चुनौती है कि कहा कुछ और किया नहीं, उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में भुगत लिया। तो इसलिए एक भयभीत होना और अपनी अग्नि परीक्षा से गुजरना तो निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार के लिए अपने आप में एक चुनौती होगी, और जो कि नीति नहीं और नेतृत्व नहीं और नीयत नहीं के अभाव में जूझ रही है कांग्रेस, उसके समकक्ष ये उपचुनाव भी एक अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि संगठन भी मजबूत नहीं है और सत्ता भी कई धुरों में बटी हुई है। ऐसी सत्ता को के साथ लेकर के जनता के मध्य शासन सतीश पूनिया जी के लिए कितनी चुनौती है करना? देखिए, वो अभी संगठनात्मक पर्व से गुजर रही भारतीय जनता पार्टी, और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो अपने आप में उनके सम्मान के साथ आप देख रहे होंगे कि सभी जगह कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता को जब अध्यक्ष बना दिया गया तो निश्चित तौर पर सभी लोग और सब कार्यकर्ता में एक उत्साह है। और ये लोकतंत्र के पर्व को भी हम जिस तरह से संगठन में सदस्यता अभियान को 50 लाख का टारगेट हम 66 लाख को क्रॉस कर चुके हैं, तो हम बहुत ही आशावादी हैं इस चुनाव को लेकर के। नहीं, 370 को आधार बना के लड़ोगे चुनाव? देखिए, और भी कोई है कोई? नहीं, वो तो रहेगा, वो तो आधार है। जनता ने बना लिया, जनता ने बना लिया, अपमान था, वो एक आम जनता का चुनौती कुछ नहीं है, मतलब बीजेपी जीत रही है यही ना? राष्ट्र के मुकुट को अभी तो समझौता हो जाए इनके बीच में, तुष्टीकरण के लिए बीजेपी जीत रही है क्या? पड़ोसी देश आलोचना कर रहा है, बीजेपी जीत रही है क्या? तो आलोचना में लगा हुआ बीजेपी, दोनों उपचुनाव बीजेपी जीत रही है क्या? अरमान बेनीवाल तो नहीं कर रहा है भाई साहब, ये बीच में आपका तो हमारा हम सबका अपमान था, जिस अपमान को 48 मैं कह रही हूँ बीजेपी दोनों जीत रही है क्या? बता दो सीटा उपचुनाव में। आप तो निश्चिंत रहिए, ये जीत रही है क्या? हाँ कह दो आप तो खाली। निश्चित तौर पर जीत करेंगे। ये बात ये हुई ना, कोई बात कॉन्फिडेंस फिर से आपकी शुभकामनाएं लूंगी। वो आपके कहने से आ रहा है कॉन्फिडेंस, आपके कहने से आ रहा है कॉन्फिडेंस। चुनौती ये कि दोनों ही तरफ से कोशिश की जाएगी। मैं एक छोटे से ब्रेक के रुक रहा हूँ, मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में चुनावी चुनौती की। चलिए, मैं ब्रेक से पहले निमिषा जी के पास में था। निमिषा जी, वापस आपके पास ही लौटूंगा। चलिए, ये तो आपने बताया कि सरकार पर आपने जो भी कुछ है, कांग्रेस सरकार, लेकिन मेरी बात मैं जो सवाल है मेरा वो है कि सतीश पूनिया जी के लिए कितना चुनौती है ये? मैंने आपसे निवेदन किया कि वो कार्यकर्ताओं के मध्य से निकले हुए एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका जनता से जुड़ाव, विभिन्न पदों पर रहते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्य करते हुए किसान पुत्र का या प्रदेश अध्यक्ष तक पद पर पहुंचना अपने आप में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। तो कार्यकर्ताओं का जो जोश और उत्साह है वो देखते से बन रहा है, जहां भी वो जा रहे हैं उनके सम्मान के लिए। तो हमारे मध्य ये जो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रति जन उत्साह है, उसका निश्चित तौर पर हमारे चुनाव के अंदर भी जब कार्यकर्ता आधारित पार्टी के अंदर चुनाव किया जाता है और चुनाव के घोषणा पत्रों के आधार पर जब राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके, सुशासन को अपना मंत्र मान करके और अंत्योदय को अपना दर्शन मान के भारतीय जनता पार्टी चुनावी रण में उतरती है, तो निश्चित तौर पर जनता का प्रभाव और जनता का विश्वास जो है, आम जन का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। ज्यादा बढ़ गया। सबसे बड़े दल की भूमिका निभाती है भारतीय जनता पार्टी। आज ही ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि अंतिम व्यक्ति को चिन्हित करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटलाइजेशन से जो एक अंतिम व्यक्ति तक पकड़ जो पहुंचाई है सुशासन की योजनाओं की, उससे विश्वास। 300 रुपए कुछ आप लोगों का हो रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी को देंगे कि बीजेपी खुद उतारेगी, या ऊपर के स्तर पे अभी कुछ तय नहीं हो पाया? योगेंद्र जी, ये कैसे संगठनात्मक निर्णय होते हैं जिसकी टिप्पणी मैं करना उचित नहीं समझूंगी, क्योंकि ये निर्णय अपने आप में जनता के पटल पर जल्दी ही आ जाएगा, सबके समक्ष जल्दी आ जाएगा। सही बात जी। सुशील जी, मैं एक बात आपके पास में आना चाहूंगा कि अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कहेगी कि दोनों सीट हम जीतेंगे, कांग्रेस कहेगी हम जीत रहे हैं, सीपीएम कहेगी कि हम भी मजबूती के साथ में लड़ेंगे, बीएसपी होगी तो बीएसपी भी। हर का अपना एक तजुर्बा और तरीका है चुनाव लड़ने का। लेकिन ये जैसे अभी दोनों इलेक्शन की तो बात कर रही है निमिषा जी कि बिल्कुल हम ताल ठोक के जीतेंगे, लेकिन लोकल बॉडी पे कितना इम्पैक्ट आ पा रहा है? लोकल बॉडी में देखो साहब, ये जहां तक मैं जयपुर की बात करूं, जयपुर में तो जो अभी रनिंग पार्षद है इनमें से एक को भी टिकट देनी नहीं भारतीय जनता पार्टी, सारे नए कैंडिडेट। भाजपा का निर्णय आप सुना रहे हैं?
बिल्कुल कह रहा हूँ, भाजपा का निर्णय मैं सुना रहा हूँ, आप प्रवक्ता हैं, मैं बता रहा हूँ। मेरा निवेदन ही अरे है कि आप अभी अपनी जो चर्चा टुकड़े हुए करें। हैं जिस ढंग के, और हमने लेके आपको पता है किस किस ने हमें अरे 18 लोगों को ले गए आपके, आपको पता फिर नहीं कैसे चला, दोगे पार्षदों को? आपको पता नहीं चला कि हम कहाँ से ले गए, इसलिए कह रहे हैं, बाड़ाबंदी में से ले गए उठा के हम। देखिए, क्या बात कर रहे हो आप? अरे आप साहब, आप ठीक है प्रवक्ता होंगे, सुन तो लो आप उनकी मेरे बात, साथ आप आप सुन हम तो डिबेट लो। करेंगे, अपना आमने सामने डिबेट करेंगे, अब जो पूछा उसका जवाब दूं मैं। हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं चलो अपन नहीं डिबेट जब पे आ पूछा, जाए। नहीं जब पूछा उसी का करो, उसी का दो। ये 18 लोगों को लेके गए आप, ये पार्षद है तो इसलिए बता रहे हैं ना। जीतेगी चुनाव, आपको पता अभी फैसला बदला, मैंने आपको आके बताया 3 मिनट तो आपने पहले। कांग्रेस ज्वाइन कर ली है? नहीं अरे ये तो निर्दलीय है, हमें तो पिछले आप 3 आप न्याल करो तो आपके साथ हो जाए, वो न्याल करें, आपको गाली काटे उनको गाली काटे। क्या बात करो, चैनल पे बोल रहा हूँ, आप नहीं क्या आप फैसला न्याल करें, पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं हम? पब्लिक का सत्यानाश हो रहा है। मेयर, सभापति और अध्यक्ष का फैसला हो गया क्या? हाँ हो गया, अभी हो गया, करके आए सुशील जी बताया अभी इनडायरेक्ट अभी होगा। indirect आप जो ये शब्द बोल रहे हैं ना, ये लोकतंत्र का उपहास हो अभी रहा है। उपहास हो रहा है क्योंकि लोकतंत्र का। लोकतंत्र में जिस शांति लोकसभा धारीवाल जी चुनाव ने में मैं यही आप बोलता वोट काम नहीं नहीं है दी अभी। जनता। अरे जनता वोट देगी, मैं कहता हूँ निर्णय आ रहा है। लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही आप बात है, जनता का अपमान हाँ कर रहे बिल्कुल उस हैं। जनता का अपमान कर रहे हैं जो वोट देती है। जो वोट आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं चैनल पे किस बोल रहा आधार पर? हूँ। किस क्या इस आधार पे कि सब नहीं है, करते तो एमएलए चुनाव नहीं हारते, 6 महीने पहले वसुंधरा को बदल देते तो आप सत्ता में आ जाते हैं। खैर वो तो गई बात, अब तो आगे की बात करें। आगे की क्या है, नहीं है नगर निगम में अभी अध्यक्ष जी बने हैं, ये 70,000 हमने मेंबर बना लिए, मेंबर बनाया अलग 66 लाख 66 लाख बना लिए, कितने बना लिए पता नहीं, बता रही आपके वार्ड की बात क्या करो, फर्क पड़ना है, आप मेंबर बना ले तो आप धरातल पे कितना काम करवाते हो। अभी तो जंग होगा टिकटों के लिए, देखना क्या हो, टिकट फाइनल करना 10 लाख में बिक जाएंगे, सारे मारेंगे। भाजपा की चिंता कर रही है, चिंतन मन नहीं ये तो कांग्रेस की बता रहे, कांग्रेस की बता रहे। भाजपा कांग्रेस से लेना देना नहीं, मेरे को कोई कांग्रेस की टिकट नहीं चाहिए, मेरे को, मैं कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मुझे कांग्रेस से क्या लेना देना। प्रवक्ता तो यहाँ भी नहीं, कई महीनों से नहीं है, मुंह नहीं दिखा रहे हैं वो लोग। ये तो पिछले 15 साल से निर्दलीय जीत चले है। खैर मैं तो उस पर जाना चाह रहा हूँ। ये तो कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए चैलेंज है। भाषा बोल रहा चलो हूँ, अपने मुद्दे पे आइए बोलता हूँ। सर, मुद्दे पे सुशील जी, मुद्दे पे आइए, मुद्दे अपने तो जिस पे मैं कह रहा हूँ साहब, निकाय चुनाव में एन किरण प्रकार ने वो सारे काम करेंगे। पहले इन्होंने ये देखा 1.5 परिसीमन किया, इन्होंने विरोध किया, उसके बाद ही परिसीमन हुआ। इन्होंने देखा ये हमारे पॉजिटिव रहेगा, इन्होंने कहा डायरेक्ट चुनाव करेंगे मेयर का और चेयरमैनों का, लेकिन वो नहीं पार पड़ी। आज बदल दिया फैसला, अभी बदला नहीं, अभी तो वो कमेटी चल रहा है, रिपोर्ट- बदल गया। नहीं हो गया, आज डिसीजन हो गया। अजी Indirect चलो, हो गया। चलो चैनल पे नहीं अपलोड करें, 10 मिनट लेकिन आ रहा है, 10-20 मिनट में आ जाएगा। आज वो रिपोर्ट आ नहीं जाए। सौंपी अभी तक। अजी रिपोर्ट उसके सौंपी बाद भाई जी, अध्यादेश जारी होगा, मैं कैसे बट फैसला वहीं से होगा? से ही आ रहा हूँ, मैं धारीवाल जी के पास से आ रहा है। वहीं से आ रहा हूँ। डिसीजन करवा के आ रहा है। अभी पता नहीं, रिपोर्ट सौंपी हाँ, नहीं कोई है। नहीं सौंपी अभी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ये वो हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे न कैसे वापस अब बुला लें। अपने निर्णय को खुद बदल रहे हैं, इसका मतलब उनमें भी हाँ, शंका है, पैदा होगी। लेकिन कांग्रेस में डर है ना इस बात का, कांग्रेस का डर है कि क्योंकि कैसे ये न इस कैसे वजह से भी कह रहा हूँ मैं आपको, जब अभी मीटिंग थी पीसीसी की तो उसमें कहा गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाइए, आप डायरेक्ट मत करवाइए। इतना बड़ा फैसला कर लिया और वो ऊपर से लिया है सोनिया जी से, और इसको पता तक नहीं चला सचिन पायलट को। बेसभा के अब मंत्री बनने को तैयार हो रहे हैं, वो तो बनेंगे। हाँ, बन रहे हैं वो इसी लेकिन सरकार। कोई आपने देखिए तो कमेटी का चेयरमैन बनाया, ये क्यों भूल जा रहे हो आप? मैंने कमेटी को तो फिर चेयरमैन आप कहो ना कि मिलता है, आज अगर मेरे जिसके पास पास जाते हैं उसको नहीं, मिलता है, आज आपको कमेटी का कौन चेयरमैन बनाता नहीं? तो सोच ही कौन सी इसलिए सोचा ही कौन जिंदगी को मैंने चेयरमैन बन जा। हाँ, तो त्याग का आपको प्रतिफल मिला। लेकिन ऐसा नहीं किसी पार्टी का बंद गया। चले, लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको चेयरमैन कि के बाद तो बंद ही जाता है। चलो मैं बात अगर जयपुर की करें, फिर आपको आप जयपुर जाओगे का अच्छा एक्सपीरियंस है, लोगों से बात होती है। निकाय चुनाव में अक्सर ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी का जो वोट है वो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, ये सुनता हूं मैं अक्सर ये हाँ, बात। होता ही है ही, तो पता ही। इस इलेक्शन के अंदर चाहे सत्ता में बीजेपी है या नहीं है राजस्थान में, तो ये कहा जा सकता है कि ज्यादा जगह पे कमल खिलेगा या फिर यही चलेगा कि पंजा बाजी मारेगा, ये क्या माने सत्ता में इसको? है, ये सत्ता में है, और गढ़ तो इनका है ही, शहरी क्षेत्रों में गढ़ है बीजेपी का, इसमें कोई दो राय नहीं। और सारा जातिवाद पे करेंगे जी नाटक। ये अभी जो दंगे फसाद हुए हैं सारा वो हिंदू मुस्लिम कर करा के एक प्रकार भारतीय जनता पार्टी को सीट जीतनी जरूरी है, क्योंकि इधर देखें कुछ तो हाथ पैर मारे, बहुत सारा करेंगे ये सारा। जी, तो कांग्रेस चुप रहेगी? कांग्रेस क्या चुप रहेगी, वो सत्ता में हाँ। तो वो सारे काम कर लेगी, नहीं होगा तो करवा देगी। चैनल पे बोल रहा हूँ, नहीं होगा तो करा देगी। किस तरह की काम करा देगी? वो ही जो बताया ना वो सारे करा देगी जो कराने चाहिए। जीतने के जो सारे हथकंडे सारे अपना लेगी। तो सबसे पहले ऐसा हुआ है क्या कभी? चुनाव हथकंडों से ही जीते। आप तो जीतते आ रहे हो, फिर आप हथकंडों के आप कौन सा हथकंडा काम लेते हो? तो मैं आपको तो बताऊं, आपके क्यों हथकंडे के नहीं चल पा रहे? सभा की कोई बैठक ऐसी नहीं जिसमें आप लोगों ने मेरे को आप नहीं बताओ, दिखाया। आपके यहाँ क्यों देखा आपको कृष्ण से लेके सारे देखे हैं हाँ, अभी। तो फिर जब आप कृष्ण ने लेके देखा तो वो राजनीतिक स्टंट तो है, और क्या है। लोगों को पता चले सुशील शर्मा है जिंदा है जनता के बीच। खैर चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं भंवर जी के पास में जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, ये दोनों जो सीट हैं यहाँ एक फैक्टर काम करेगा, खासकर जाट फैक्टर, और
इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि एक लंबी फहरिस्त है कि मंडावा से भी और खींवसर, हालांकि खींवसर में डिलिमिटेशन के बाद में ये सीट बनी और यहां तीसरा चुनाव है ये, और यहां से जो चुनाव, 2 चुनाव तो यहां से लगातार हनुमान बेनीवाल जीत चुके हैं, क्योंकि पहले मुंडवा का पार्ट था ये, तो मुंडवा से पहले जीता करते थे और अभी इन्होंने यहां पे अपना दबदबा बनाया हुआ है। तो दोनों सीटों पे जाटों का कब्जा रहा है। हनुमान बेनीवाल जो है पहला जो विधानसभा चुनाव वो जीते, वो तो भाजपा का बहुत भारी विरोध करके और वसुंधरा राजे का बहुत भारी विरोध करके जीते थे वो, और वो ये लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। दूसरा जो चुनाव लोकसभा का उन्होंने लड़ा वो उन्होंने मिलके लड़ लिया, और एक हवा जो देश की पुलवामा की वजह से बन गई और उस वजह से उनको है। अब ये उनकी भी परीक्षा की घड़ी है, मैं आपको बता देता हूं। हनुमान बेनीवाल के लिए आसान नहीं होगा चुनाव जीतना, या अगर आरएलडी को भी दे देंगे तो भी आसान नहीं है चुनाव जीतना। मंडावा सीट पे तो कभी बीजेपी जीतना संभव ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। चाहे कितना भी बीजेपी जोर लगा ले, चाहे मोदी जी आ जाए, तो भी संभव नहीं है। वो इलाके के अंदर जो वहां की रिपोर्ट है अभी तक की कि वो संभव नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां कांग्रेस का जीतने का ज्यादा चांस है, पूरा का पूरा 100%। और उपचुनाव में जो पोजीशन होती है वो आप जानते हैं कि जो सत्ताधारी होते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन मैं एक मैं जिक्र करूंगा आपको, पिछली बार का आप एक्सपीरियंस मेरा जो रहा कि गैर सत्ता यानी सत्ता विरोधी पार्टियां जीती हैं। पिछली बार का आप चुनाव देखिए, जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन में हैं, 4 हमारे यहाँ बाई इलेक्शन में विधानसभा के, जिसमें 3 में कांग्रेस जीती, 1 कोटा की सीट बीजेपी जीती। उसके बाद फिर बाई इलेक्शन हुआ जिसमें 2 लोकसभा के रहे और 1 विधानसभा का रहा, उसके अंदर भी कांग्रेस बाजी मार गई। ये कुल मिलाकर के अगर उसमें लास्ट में धौलपुर जीता ना, हाँ धौलपुर का चुनाव जीता, तो इसका मतलब जीतते हार दोनों चलता है कि बिल्कुल। लेकिन ज्यादा अभी जो वर्तमान स्थिति दोनों सीटों की जो है ना, वो अभी जो है भाजपा के पक्ष में ज्यादा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल वर्तमान की जो स्थिति बनी हुई है ना, वो देखने का अभी बहुत परीक्षा की घड़ी है। केंद्र सरकार ने 80 रुपए पेट्रोल कर दिया, आम आदमी को हिट कर रहा है। 80 रुपए पेट्रोल जाने से आम उपभोक्ता चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। कपड़ा बाजार हमारा पूरा बर्बाद हो रखा है, भीलवाड़ा वगैरह का इलाका। तो ये मुद्दे रहेंगे चुनाव में, रहेंगे ये तो रहेंगे। मैं शाम की बात रोजी रोटी सबसे बड़ा मुद्दा है। आज इतनी बेरोजगारी आ गई है। श्याम जी के पास श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, ये लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए अक्सर ये कहा जाता है, मैं राजनीतिक दलों की भी बात करता हूं, अगर हार जाते हैं तो सीधा रटा रटा शब्द होता है कि देखिए साहब ये तो लोकलाइज चुनाव होते हैं, इसमें पार्टी के भविष्य के बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं होती है। हमने कोशिश की, लड़े, लेकिन अब मुद्दे लोकल होते हैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकते हम, बदला जो झाड़ते हैं। लेकिन बाई इलेक्शन साथ में अभी ठीक 1 महीने पहले, ये कितना मायने रखेगा? प्याज का भाव हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, या 370 का मुद्दा हो, ये कितना इफेक्ट आएगा इनका? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि वो सीमित का दायरा है, उस दायरे में किस तरह की माहौल है, किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की आवश्यकता है उसमें, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख मतदाता, एक जगह से 2,50,000, एक जगह 2 लाख कुछ है, 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख करीब, दोनों जगह मतदाता करीब 2 लाख विधानसभा में। तो इसलिए उस क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल है, क्योंकि देश में 370 धारा हटी है, वो तो हटी है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से मोदी सरकार ने हरियाणा, राजस्थान और बाकी महाराष्ट्र का चुनाव डिक्लेयर होने से पहले जो छूट प्रदान की है, अमेरिका का सहयोग नहीं है बाकायदा, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के रणनीति के तहत बाकायदा सब चीजें होकर के एक दिन पहले छूट जारी होती है, दूसरे दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाता है। तो ये सारी चीजें चुनाव में जीत के लिए सत्ताधारी पार्टी निश्चित रूप से अहम भूमिका निभाती है, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे राजस्थान सरकार की। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई, लेकिन इनके यहाँ तो एक झंझट सबसे बड़ा पैदा यह हो गया कि गठबंधन क्या मामला है। बाकी जगह गठबंधन नहीं हो रहा, गठबंधन वाले सीट आज जो चुनाव जीत करके लोकसभा का सदस्य बन गया दोनों जगह, अब वो दमदार कैंडिडेट नहीं है, वो तो चले गए जो दमदार थे, दोनों सांसद बन गए। और अब क्योंकि समझौता होता है नहीं होता, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक प्रक्रिया हमेशा निश्चित रूप से अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्धारित हो गई है। वो कहेंगे जो हनुमान बेनीवाल को मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके हाथ में है कि आगे उनको मंत्रिमंडल का भविष्य देंगे, क्या देंगे, या उनको कहेंगे चलो अपने भाई को जिता लो आप, हम अपनी लाज बताते हैं तुम कर लो। बहुत सारी चीजें जैसे ही गठबंधन का निर्णय हो जाएगा, उसके बाद निश्चित रूप से कहा जाएगा कि यहाँ जीतेगा कौन, हारेगा कौन। अगर गठबंधन हो जाता है
तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भाजपा की स्थिति मजबूत होगी थोड़ी बहुत। अभी मजबूत नहीं, अगर गठबंधन नहीं होता है तो दोनों जगह भाजपा हारने की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि इन्हीं के कैंडिडेट को चुनौती कौन देगा? इन्हीं का जो जीता हुआ सांसद है वो देगा। तो इसलिए वहां पर अशोक गहलोत निश्चित रूप से सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, और मैं तो मान के चल रहा हूं कि वो किसी आईएएस को इस्तीफा दिला के भी चुनाव लड़ा सकते हैं। वो बहुत स्ट्रेटेजी के अंदर की चीजें हैं, वो बहुत जल्दी सामने आएगी आपके सामने, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का निश्चित रूप से रोल होता है और उसका प्रभाव चुनाव में देखने को मिलता है। इसमें दो राय नहीं, कोई भी नहीं कह सकता कि सत्ता जिसकी होती है उसका अधिकार और अधिकारी दोनों ही उसको सपोर्ट करते हैं, और उसका कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपको उसको वोट का कन्वर्ट। आप देखिए बीजेपी तो कितने सदस्य बना चुकी है, अगर वही वोट दे देंगे तो कोई किसी की जरूरत नहीं, हरा ही नहीं सकता कोई। तो इनके तो सदस्य, तो आपको डाउट है इसमें? अरे जो सदस्य इतने बन गए, आप देखिए 66 लाख तो भी बने, और पहले कितने थे? अगर 1.5 करोड़ करके 1 करोड़ कितने 15 लाख करीब होंगे आपके मेंबर्स। अगर इतने मेंबर हैं तो वोटर भी इतने ही, मेरे ख्याल लगता है ज्यादा इतने वोटर अगर इनको मिल जाते हैं तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं, ये तो जीतेंगे हारने की। तो इसलिए कह रहे हैं कि मिस कॉल वाले निमिषा जी जवाब देंगे, मिस कॉल वाले जो मेंबर बने इनको खुद को भी पता नहीं, मिस कॉल देने पता नहीं चलेगा, हुआ था ना ये। अभी तो दस्तावेज के आधार पर मिस कॉल भौतिक सत्यापन पहले वाले नहीं कर पाए, पहले वाले मेंबर्स का भी पूरे तरीके से भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया। गिनती में इस बार भौतिक सत्यापन भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देखिए। निमिषा जी बताएंगे क्या गणित है इसका? निमिषा जी ये क्या फैक्टर है इसका? क्योंकि पहले भी ये बताया गया था कि इतने करोड़ मेंबर हम लोग बना चुके हैं, और अभी भी जो बताया जा रहा है कि 66 लाख मेंबर तो हम बना चुके हैं। निश्चित रूप से दोनों जगह से भी मेंबर बने होंगे, खींवसर और मंडावा से भी बने होंगे। श्याम जी का कहना है कि बीजेपी मिस कॉल से मेंबर तो बना रही है, लेकिन इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि वो आदमी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीएसपी का भी मेंबर हो, वही आदमी की पता लगा कांग्रेस का मेंबर है और मिस कॉल उससे मरवा दिया। तो वेरिफिकेशन का क्या तरीका है कुछ? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले जान लीजिए कि ये जनता के विश्वास के आधार पर संगठन में सदस्यता जो अभियान चलाया गया, उसमें सक्रिय सदस्यों ने, बाकी सदस्य कार्यकर्ताओं ने एक अभियान सामाजिक रूप में चलाया। देखिए एक जो पुरोधा राजनीति की जो पुरोधा राजनीति का तो युगांतकारी परिवर्तन हुआ है, ये तो आप यहाँ बैठे सभी लोग मानते होंगे कि एक सकारात्मक राजनीति की ओर देश जा रहा है। जहां पर चर्चाएं नहीं होती थी, वहां जब मतदाताओं की सिर्फ चुनाव के समय ली जाती थी, उस मतदाता को रिपोर्ट कार्ड कभी सरकार 50 दिन 100 दिन का केंद्र स्तर पर, और जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती थी। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी सरकार दे रही है। और आज जो हम देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में एक राजनीतिक सामान्य लोगों के लिए होने लग गई है। सामाजिक क्षेत्र में देखिए तो समाज को एक समाज की समस्याओं को आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जाए। मैं देखिए मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि श्याम जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। मेरी बात पूरी जाए, निवेदन में 1 मिनट रखूंगी। तो आर्थिक विषमताओं का समाधान भी जनधन अकाउंट की वेरिफिकेशन से किया जाता है। तो इससे भी तो छोटा सा सवाल है, आप चले उसका जवाब नहीं दे रहे। आप जो सवाल पूछ रहे हैं आप सवाल पे मैं जवाब दीजिए, आप इसको सप्लीमेंट्री में ले लीजिए, लेकिन मूल सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मैं वो मूल सवाल पे जनधन और डिजिटलाइजेशन के युग में जब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं को दूर करती भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने विश्वास प्रकट किया, तो निश्चित तौर पर सदस्यता अभियान में भी व्यक्ति वेरिफिकेशन के आधार पर ही ये 66 एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा। आपने एक बात कही अभी कि राजनीति मोड़ ले रही है, आपने सारा इशारा किया है कि मोदी साहब जब से आए देश की स्थितियां बदल गई हैं, 100 दिन का कार्ड भी दे रहे हैं, सब चीजें। ये बताइए मुझे कि लोकल बॉडी के इलेक्शन हो चाहे दोनों इलेक्शन हो, आधार पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के टाइम पे जो आप लोगों ने कहा कि इससे बेहतर काम नहीं है, वो आधार रखेंगे कि मोदी साहब जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ आधार वही रहेगा? मोदी साहब ही है। स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर अभी आधार तो सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य रहे हैं, यदि जो आपने विधानसभा चुनाव के समय याद हो आपको चुनाव के समय ध्यान हो तो वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया था कि निश्चित अपना विकास ये नाम भी नहीं लेंगे वसुंधरा जी का। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूंगी कि स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर जैसे दो तरफा निर्णय जो सरकार ले रही है कि या तो पंचायत, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप अशोक गहलोत का जिक्र कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल फैल है, दोनों हार जाएंगे। आप बता दें दोनों, आप तो बीजेपी में आई है, केंद्र के हूँ, दोनों हार जाएंगे। विकास की योजना सार्थक हुई धरातल पर, और उस कुछ 1.5 लाख वोट से सत्ता में गलती से आई है।
और कल ही प्रदेश अध्यक्ष जी ने मैं आपको थैंक्स दूंगा। देखिए निमिषा जी एक बात के लिए आप दोहरी भूमिका निभा रही है, आप कांग्रेस के भी बात कर लेते हैं, बीजेपी की भी। मेरे सवाल पे प्रवक्ता की आवश्यकता नहीं पड़ रही कांग्रेस, आप दोनों का जवाब दे रही है। अरे बहन जी कहाँ आए, देखो आप बहुत पढ़ी लिखी लगती है, शब्दों का लगती है। डॉक्टर निमिषा गौड़ है, डॉक्टर निमिषा गौड़ जी, मैं आपको मुबारकबाद, शब्दों का तालमेल बहुत बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन धरती पर जुड़े बात करो, निगम की हालत क्या हो रही है। दूर दूर तक स्थानीय स्तर पर जनता कोई इनकी सरकार थी, आपने छीन ली, तो छीन ली, अब आप काम करोगे, क्या हुआ, क्या करें। 1.5 लाख वोटों से जीतना सिर्फ भ्रम पैदा करके दिवसीय वादे मैं ये नहीं कर, एक वोट से जीते हुई सरकार बनती है, तो देखिए ये भ्रम नहीं है, वादे करके है एक वोट का भी बहुत असर है, आप अपमान कर रही हो क्या। 3 लाख से जीत गया, 3 लाख निमिषा जी प्रवक्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस की अरे तो आप मेरा तो छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल, मैं ये जानना चाह रहा हूँ पहले चुनाव में, तो देखो सत्ता बड़ी, इस चुनाव में मैं आपके साथ पूर्ववर्ती वसुंधरा जी के केवे जो काम है बदलते थे 6 महीने पहले, तो अगर वो आप लोगों को प्रभावी लग रहा है कि मोदी साहब की जो कार्यशैली वो प्रभावी लग रही है, मुद्दा क्या रहेगा आपका। मैं तो खुद मिस कॉल देके बना हुआ हूँ मेंबर, योगेंद्र जी, ये लो योगेंद्र जी स्थानीय चैनल पे कह रहा हूँ, स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दे ही होते और मिस कॉल ही देता रहूंगा। आप अपनी बोले खिसियानी हंसी रोकना बोलना करना बोले बंद करें। इनका तो माना ही नहीं, इनके पिट गए तो भी बेचारे काम कार्रवाई नहीं करा पाए। कराए ना, कलेक्टर बदलवा दिया, कलेक्टर बदल गया, डीवाईएसपी बदल गया, थानेदार, और जो वहाँ का कॉलेज का प्रिंसिपल सब बता दिया, और ये भी बदल गया, एसपी भी बदल जाएगा। आप तो एक ही निमिषा जी को जवाब तो देने दीजिए आप। पहली बात तो मुलाकात उससे समझौता हुआ। बताओ बहन जी जीत जाओ। अरे एक बार निमिषा जी जवाब दे रही, जवाब देनी और आगे बहुत सा पड़ेगा मामला, मेरे से हड़के लोगों से बात सा पड़ेगा। भाई जो है हर मंच पे मेरे साथ साझा करते हैं और खिसियानी हंसी। अरे मैं तो इनके हंस रहा हूँ, मैं पहली बार आपको तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो इनके ऊपर हंस रहा हूँ, बीजेपी को मिस कॉल दे दिया। अब ये बीजेपी के है भी नहीं, आपका गठबंधन आपके साथ रहेगा क्या, आपका समझौता हो जाएगा? अभी ये बता ही नहीं पाएंगे, इनकी अभी प्रवक्ता की बात, ये ऊपर का लेवल है ना, इनके लेवल का नहीं करना मैं उचित नहीं समझ। इनका ये मुद्दा है कि मिस कॉल का मुद्दा है इनका। आधार पर भारतीय नहीं, आप व्यक्तिगत राय दे सकते हैं, मैं कह रहा हूँ देखिए निमिषा जी, आप व्यक्तिगत राय तो दे सकती है, समझौता आपके पक्ष में नहीं रहेगा। व्यक्तिगत नहीं होता है, ये संगठनात्मक निर्णय होते हैं जिसका क्योंकि आधार आप से अरुण चतुर्वेदी को भेजना और सेंधमारी करना, उससे प्रश्न नहीं होता है। हाँ देखिए, हाँ बताइए। योगेंद्र जी, मेरा कहने का मतलब है कि चुनाव का डिक्लेयर होना, उसके बाद पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी को वहां भेज करके वहां की ये दिखाना कि देखिए कि हनुमान बेनीवाल के पक्ष में माहौल नहीं है, बीजेपी वाले नहीं तो खिलाफत करेंगे। अब इनके यहाँ ऊपर समझौता हो भी गया तो स्थानीय स्तर पर समझौता हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल को हराएंगे 100%, आपको बता देता हूं, बना हुआ है। इसलिए कि सत्ताधारी पार्टी इसका सेंधमारी का फायदा उठाएगी, क्योंकि वो कहेगी कि जब इनमें समझौता होने के बाद भी स्थानीय लोग इनके साथ नहीं है, तो बहुत सारी चीजें आएगी सामने और बहुत आज अभी जो परिणाम का तो कहना बहुत जल्दबाजी है, क्या होगा बोल रहे हैं ना खुद भी, हम तो हो सकता नहीं, बहुत जल्दबाजी अभी कह रहे हैं, हमको बोलना चाहिए, दोनों सीटें बोल रहे हैं चुनाव जीत आधार नहीं है आपकी कवायद। देखिएगा इनके प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति क्या है, अमृत से सुन लीजिए। अरे आप निमिषा जी एक बात सुन लीजिए, आपके मतलब की बात कर रहे हैं, आप बताइए जी, क्योंकि शेखावटी से आते हैं, चूरू जिले के गाँव से आते हैं, लेकिन उनको वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसलिए आमेर में चुनाव लड़ना पड़ा उनको। कभी उस इलाके में एक्सेप्ट नहीं होने वाली स्थिति तो और भयंकर स्थिति और खराब नहीं कह रहा हूँ, नहीं वहां से हारे भैरव सिंह जी जाके भी जिता नहीं पाए थे उनको, भैरव सिंह जी जाके भी नहीं जिता पाए थे की बात बताइए, आमेर से चुनाव लड़ा रहे और आमेर से भी हारे एक बार तो हारे ही, आमेर में भी हारे पिछला, जनता सब जानती है, ये बात सही है। आज धारा 370 भी जान गई, पुलवामा कांड भी समझ गई है, आज जो प्याज सुनने जो है 60 रुपए किलो बिकवा दिया है वो भी समझ रही है, रोजी रोटी के लिए सबको मोहताज कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्षेत्र में जाएंगे वोट मांगने तो जिस प्रकार से भाषण दे रहे हैं ना, वो जाति वाले कहेंगे, जब आप कह रहे हो कि मेरा जाट के ऊपर कोई अधिकार नहीं है,
तो कहेंगे आए किस लिए हो। तो बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी, क्योंकि वहाँ पर जातिवाद वाला मामला है। अगर कह गए कि मेरे पर किसी का आका नहीं है, मैं किसी जाति विशेष का नहीं हूँ, लेकिन वहाँ वोट मांगने जाती पड़ेगा। सही बात है, मैं डॉक्टर साहब के साथ हूँ। डॉक्टर साहब का है बाई इलेक्शन जीते, या तो बाई इलेक्शन कैसे जीतेंगे ये तो बता दें। चुनाव पंचायत तक जीतेंगे अपन। भाई अभिनंदन, आभार। नहीं, मिस कॉल से मेंबर में बने, बन सकते। सबसे बड़ी बात ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने एक भाषण में कह दिया कि मेरा कोई आका नहीं, मैं किसी जाति का नहीं। आपको मजबूरी में उपचुनाव में जाकर के उन लोगों के बीच में क्या कहोगे कि आप हमारे किसी जाति के नहीं हो। वैसे तो देखिए, कहना के वोट मांगने सतीश पूंजा को यही कहना चाहिए। मैं इस बात का फेवर करता हूं कि वास्तव में जातिगत आधार पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना किसी का ठप्पा होना चाहिए। आप उन कैंडिडेट को खड़ा भी जाट को करोगे वहां पर, और फिर कहोगे आधार भी वही होगा आपका जाति। और फिर आप चुनौती इनके सामने दोहरी बात कैसे कर सकते हैं? दोहरी बात कैसे हो कि मैं वहां पर हूँ तो मेरे को नहीं चाहिए वोट। देखिए, आप यहाँ बैठकर मीडिया आकलन हम लोग कर रहे हैं, आकलन क्या कर रहे हो? ये तो है स्थिति कड़ी पर आभार करना चाहिए। देखो, रामनारायण चौधरी जी की लड़की तैयार हो रही है, वहाँ पे लड़े जीते करना चाहिए कि सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष किसी भी पार्टी का हो, वास्तव में कार्यकर्ता अच्छी बात है। बड़े राजनीतिक दल क्या प्रदेश मदन लाल जी बड़े ना सामान्य बनते हैं। किसान पुत्र को बनाया गया तो निश्चित तौर पर मदन जी क्या अभिनंदन के पात्र हैं हमारे मदन जी नहीं थे क्या जी। लेकिन आज नहीं, जो बनता है वो सामान्य होता है, जो नहीं बनता है तो सामान्य नहीं है। अरुण चतुर्वेदी जी भी सामान्य है। असामान्य तो वसुंधरा जी कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष है, सचिन पायलट हैं भी तो आज तो बैठे हुए हैं। असामान्य किसान के बेटे ही है, वो कार्यकारी नहीं है। देखिए, सतीश पूनिया जी तो अभी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कह सकते हैं, अभी नॉमिनेट है, गुजरना पड़ेगा अभी पूरा प्रक्रिया। सचिन पायलट आज भी साहब बिल्कुल स्टेट प्रेसिडेंट नॉमिनेट ही रहे, लेकिन दूसरा ही नहीं। अपने डिपार्टमेंट में तो उनका इतना रेगुलर सिटिंग नहीं होती है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे पंचायती राज चुनाव में जो दोहरे निर्णय लिए गए हैं कि डिजिटलाइजेशन अनिवार्य किया और पंचायती स्तर पे जो शैक्षणिक अनिवार्यता का जो एक नव शुरुआत थी उसको बंद किया गया पहली कैबिनेट के अंदर। तो ये दोहरी जो नीति के आधार पर कांग्रेस ने जो निर्णय किए उस निश्चित तौर पर एक पढ़ी लिखी महिला, शुक्रिया आप सभी का, और आरक्षित लोग आगे। चलिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे वहाँ भी कुछ चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। इलेक्शन बहुत रोचक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता है। लेकिन अभी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या हनुमान बेनीवाल के खाते में गठबंधन जा पाता है, नहीं जा पाता है, या बीजेपी भी वहां चुनाव लड़ती है, ये स्थिति है और मुकाबला रोचक होगा। लेकिन उससे पहले सबकी जिज्ञासा टिकी हुई है कि आखिर मंडावा और खींवसर से कैंडिडेट होंगे कौन। जब कैंडिडेट आएंगे तो निश्चित रूप से 21 तारीख का इंतजार होगा कि वोट किसके पक्ष में ज्यादा जाते हैं, और उसके बाद 24 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तो हकीकत सामने आएगी। चलिए, जब तक जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं हम और इस चुनाव को जो जानकारी हम तक आती है हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।